आज की क्लास में एसएससी सीएचएसएल के इंग्लिश सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं और इसको काफ़ी अच्छी ढंग से समझ करके देखेंगे और पता चलेगा कि एसएससी सीएचएसएल की इंग्लिश बहुत ही आसान होता है। इसमें 90% से 95-100% तक की मार्क्स को कवर किया जा सकता है। तो अब आते हैं क्वेश्चंस पर। ये इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में है। कुछ कॉमन एरर, कुछ एक्टिव पैसिव, कुछ नरेशन वगैरह और मिक्स्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप लोग चलेंगे क्योंकि इसमें मैं बताता चलो जाऊँगा और उसी पे आप लोग ध्यान देते चले जाएंगे। इसमें क्या है कि आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ये कॉमन एरर की बात करें। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम part of the sentence may have errors. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select no error. यदि ये नहीं है तो आप no error कर सकते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले कॉमन एरर में क्या होता है, आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को देखना रहता है। कोर सब्जेक्ट कहाँ है, कोर वर्ब कहाँ है, सबसे पहले इसको ठीक करेंगे, इसका एग्रीमेंट देखेंगे, देयर आफ्टर अदर पार्ट्स को तो हम लोग देखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट कहाँ पे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं, कोई स्नो को सब्जेक्ट मान लेता है तो कोई मार्क्स को मानेगा, कोई इसको। इसमें एक्चुअल सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो मार्क्स, द मार्क्स है, वह वॉज हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। तो इसका मतलब है क्या कि अब आप इसका एग्रीमेंट करेंगे। आप देखते हैं मार्क्स क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। ये प्लूरल का मार्क्स की बात करते हैं तो प्लूरल में क्या वॉज लगाते हैं या वेयर। थोड़ा सा भी यदि टेंस का आइडिया होगा तो आप कवर अप कर सकते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, इसमें आप ये पार्ट में एरर कह सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो गया 3rd नंबर, क्योंकि इसमें वॉज की जगह वेयर होना चाहिए। आप ड्यू टू द स्नो आप इसको नहीं भी देखें तो भी आप एसवीओ में ये क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि आप एसवीओ को सबसे पहले ठीक करेंगे, देयर आर अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी एसवीओ को देखते चले जाएंगे और ठीक करते चले जाएंगे। फिर जहाँ पे अदर पार्ट की बात आएगी या कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो आपने सुना होगा कि इसके बारे में ये पढ़े हैं, इसके बारे वो पार्ट को हम लोग देखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, एक्सेप्टेंस इज द सब्जेक्ट, is a verb, not about allowing everything to occur or to go on। यहाँ तक एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया आपके। इसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब तो ठीक है, एग्रीमेंट है, एक्सेप्टेंस सिंगुलर का सेंस लेगा क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इस लगा हुआ है, सही है। इज नॉट अलाउइंग ये V4 लगता भी है, तो इस तरीके से ये एसवीओ ठीक लग रहा है। फिर अनदर पार्ट में हम लोग चलेंगे, इट इज़ नीदर रिलेटेड टू पैसिविटी एंड वीकनेसेस नॉर इट इज़ अबाउट कन्फर्मेशन। कभी भी एसएससी टाइप ऑफ एग्जाम्स में एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे इसमें नीदर नॉर की बात किया है, नीदर नॉर, नीदर के साथ नॉर भी लगता है, इधर के साथ और लगता है। इसका मतलब है कि इस पार्ट को ठीक करना, ये मेरा यदि एसवीओ ठीक है तो इस पार्ट को ठीक ठाक है या नहीं है। तो क्या होता है कि नीदर के बाद जिस तरीके का स्ट्रक्चर होगा उसी तरीके के स्ट्रक्चर नॉर के बाद होनी चाहिए। अब आप इसमें देखेंगे कि नीदर रिलेटेड टू पैसिविटी एंड वीकनेस, दो चीज़ की बात कर रहा है, पैसिविटी की और वीकनेस। नॉर इट इज़ अबाउट कन्फर्मेशन और मीडियोक्रिटी। इसमें एंड का यूज़ किया है क्योंकि आप कोई चीज़ को जोड़े हुए हैं, और यहाँ और का यूज़ किया है। तो इसका मतलब यहाँ भी एंड होनी चाहिए, स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए। तो आप इसमें भी आप कौन सा पार्ट मार सकते हैं, 3rd नंबर पार्ट इसका आंसर हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, बहुत आसान रहते हैं। जब भी कुछ होता है जो ग्रामेटिकल का कोर वैल्यूज होता है उसको देखना रहता है, उसके बाद नहीं तो जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उसको ठीक करना रहता है। तो ये मेरे इंग्लिश के क्लास में ये सब आपको बताया जाएगा कि नीदर नॉर इधर और कैसे यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं, ये पूरा चीज़ उसमें डिटेल से रहेगा। अब आते हैं 3rd नंबर क्वेश्चंस में। 3rd में ये फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में कॉमन सेंस लगाना है। जंप्ड डैश द बार टेबल। अब जंप जब करते हैं तो अपॉन, अप, इन और इनटू में बहुत कुछ डिफरेंस भी नहीं पता रहता, इसके वजह से वो सेंस में नहीं आता। कभी भी मोशन की बात आती है कोई भी वर्क, उसमें अपॉन और इनटू का यूज़ करते हैं। और यदि स्टैटिक की जैसे ही इज़ इन द रूम तो इन लगाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। लेकिन यहाँ मोशन तो है, लेकिन मोशन किस जंप
पार्ट टेबल के क्या होगा कि वो ऊपर का सेंस आएगा या नीचे का। यदि नीचे की बात आएगी तो इनटू का सेंस आएगा, ऊपर का बात तो अपॉन का बात। तो जंप यहाँ पे क्या है, किसी टेबल पर जंप कर रहे हैं तो इसका मतलब ऊपर की बात आ रहा था, अपॉन इसमें यूज हो जाएगा। 1 नंबर आपका आंसर। यदि वो पानी में जंप करता तो जंप इनटू द वाटर हो जाता। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से इसको आप क्लिक करके निकल सकते हैं। तो जो जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान देते हैं। एक्चुअल में यही सब कंसेप्ट हमेशा मोर और लेस क्वेश्चंस में रहते हैं, जिसकी वजह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को, 4th नंबर क्वेश्चंस को। इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स में मैं बार बार कह रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बात आएगी। कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट सन है, वर्ब ये है और डैश। यदि अ डैश लगा हुआ है तो इसके बाद आपको कुछ देना है। आर्टिकल यदि ए लगा रहता है तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड होने चाहिए। तो इसमें आप देखेंगे कि एक तो अबाउट इसमें होगा ही नहीं। आप देखना है कि इसमें कौन सा जगह किसके लिए है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही पार्ट्स रहते हैं। तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या होगा, नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, इस तरीके से। तो अब आप देखेंगे कि ये वर्ड किसको क्वालिफाई करेगा। ये जरूर है कि किसी क्वालिफाई, ये परफेक्ट क्वालिफाई, परफेक्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है, स्फेयर को। स्फेयर इज ए नाउन, नाउन को ये एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। यदि ये एडवर्ब क्वालिफाई करता है तो इसमें कौन सा वर्ड एडवर्ब है। तो अबाउट तो आपका उस तरीके से निकल गया कि ए के बजाय अबाउट नहीं होगा। अब मोर भी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव टर्म है, नियर भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब एडवर्ब सिर्फ और सिर्फ नियरली है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट को ये नहीं पता कि नियरली एक एडवर्ब होता है। तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है, क्योंकि रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड्स एंड प्लेसमेंट ऑफ वर्ड, यही दो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के बीच होता है। प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स, कौन सा वर्ड प्लेस करें, और यदि आप प्लेस करना जानते हैं कि एडवर्ब होगा तो ये रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड, यानी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं कि नियरली एडवर्ब है कि नियर एडवर्ब है, क्या है नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग एलिमिनेशन मेथड से भी चीज़ को देख सकते हैं और डायरेक्ट वे से हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका 1 नंबर। तो अब मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आप देखेंगे ये सिनोनिम एंटोनिम है। ये आपका कहता है बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग क्या है, तो एक तरीके से ये सिनोनिम है। तो हाइब्रिड, आप लोग कॉमन सेंस लाएं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो डे टू डे लाइफ में आप सुने होंगे, उसका एक सेंस आता हो। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, कुछ जो मिक्सड हो, चीज़ मिला हुआ हो। आप कॉमन सेंस लगाए, इसमें मिले हुए का सेंस कौन सा वर्ड देता है, लव का भी मिले हुए चीज़ का, लव में तो मिलावट भी नहीं होता, एक सेंस लगा सकते हैं। एक आई एम जस्ट किडिंग। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता प्योर में, प्योर का मतलब ये होता है जिसमें मिलावट नहीं हो, तो ये भी नहीं आंसर हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। होमोजीनियस, होमो मतलब एक जैसा का सेंस आता है, होमोजीनियस पॉपुलेशन होता है, तो इस तरीके से आप ये भी नहीं लगा सकते। तो डायरेक्ट कंपोजिट का मतलब होता है जिसमें कि मिला हुआ दो, एक से ज़्यादा चीज़ मिला हो, तो आप आंसर इसका 2 नंबर निकाल सकते हैं। तो ये कुछ कुछ वर्ड्स बहुत आसान होते हैं। अब डिस्क्रीट वर्ड है नेक्स्ट में। अब इसका सिनोनिम क्या है, डिस्क्रीट का सेंस होता है सावधानी पूर्वक, या अच्छे सेंस में भी आता है। डिस्क्रीट डिसीजन भी होता है, सेंस होता है। तो अब इसमें एक सेंस लगा है कि बहुत सारे सिनोनिम एंटोनिम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड का भी यदि सेंस है तो उससे भी निकल सकता है। अब आप इसमें देखें कि डिस्क्रीट, यदि आपको थोड़ा सा भी सेंस है कि ये पॉजिटिव वर्ड, इवन इफ यू डू नॉट नो द एग्जैक्ट सेंस ऑफ द वर्ड, नहीं उसके बाद भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यदि ये पॉजिटिव सेंस है तो इसका मतलब इसमें वर्ड्स में जो भी पॉजिटिव वर्ड हो उस तरीके से हम लोग मंडेन, एक सांसारिक वो चीज़ होता है को बोलते हैं मंडेन थिंकिंग वगैरह। तो ये निगेटिव सेंस है तो ये भी नहीं हो सकता। ये भी रैश निगेटिव होता है, बिना सोचे विचारे, बिना ये। अब डिस्क्राइब्ड और केयरफुल का सेंस आना चाहिए। कोई चीज़ डिस्क्राइब का और केयरफुल, तो इसमें डिस्क्रीट का सेंस होता है केयरफुल। कुछ थोड़ा सा सेंस आनी चाहिए, अदरवाइज आप एलिमिनेशन मेथड से भी इसको चीज़ को लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका 2 नंबर। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट में इसमें दिया हुआ है कि आपको अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। तो अपोजिट हीड, हीड का मतलब होता है ध्यान देना। तब इसका अपोजिट, यदि ध्यान देना पॉजिटिव सेंस है तो अब इसका नेगेटिव वर्ड ही होना चाहिए आंसर। अब आप केयर बताओ, पॉजिटिव वर्ड है नहीं, पॉजिटिव सेंस आता है तो ये आंसर नहीं होगा। कॉशन सावधान होना, ये भी पॉजिटिव सेंस आता है। अटेंशन ध्यान देना, ये भी ध्यान देना, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। यदि इतना सा सेंस है कि एक पॉजिटिव वर्ड है
तो इसका मतलब इसका ऑपोजिट नेगेटिव होता है, नेग्लेक्ट इज योर नेगेटिव वर्ड। तो आप इसका आंसर नेग्लेक्ट मार के निकल सकते हैं। तो कुछ कुछ वर्ड है जिसको पॉजिटिव नेगेटिव सेंस भी यदि थोड़ा पता हो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग को गो थ्रू होना है डेली। 2 4 5 वर्ड से गो थ्रू होते, नए नए वर्ड से गो थ्रू होना है डेली, सिर्फ देखते चले जाना है। कहते हैं कि आप ना याद कर सकते हैं किसी चीज़ को, ना भूल सकते हैं किसी चीज़ को। तो वर्ड्स को आप सिर्फ देखते चले जाएं, उसका सेंस हमेशा उसके गो थ्रू होते चले जाएं। क्योंकि कोई कहता है कि सर हम भूल जाते हैं, तो मैं बताता हूँ कि आप अपना कंट्री का नाम भूल के दिखा दीजिए, तो भूल नहीं सकता। तो ये सब चीज़ कुछ नहीं, आप जितने टच में रहेंगे उतना आप चीज़ सीखेंगे। तो हीड वर्ड इस तरीके से आ जाता है। अब 8th नंबर क्वेश्चन को यदि हम लोग देखते हैं तो इसमें आर्टिकुलेट का अपोजिट, फिर वही बात, क्या ये नेगेटिव सेंस वाला वर्ड है या पॉजिटिव सेंस। आर्टिकुलेट ये पॉजिटिव सेंस वाला है, तो यदि पॉजिटिव सेंस वाला है तो इसका निगेटिव टर्म होना चाहिए आंसर। तो निगेटिव कौन कौन सा है, कोहेरेंट भी एक पॉजिटिव वर्ड है, नहीं हो सकता। एलोक्वेंट भी पॉजिटिव वर्ड है, नहीं हो सकता। इनंसिएट भी कोई चीज़ को बताने के बाद भी आता है, तो उसको भी हम लोग पॉजिटिव वर्ड होता है। अनक्लियर एकदम क्लियर नेगेटिव वर्ड है, इसको आप आंसर लेके जाए। इवन दो आई डू नॉट नो द सेंस exact meaning of the word, but I know the sense that it is positive. Articulate कोई चीज़ को अच्छे ढंग से बोलना, स्पष्ट रूप से बोलना को आर्टिकुलेट बोलते हैं। तो कोई आदमी आर्टिकुलेटिव होता है मतलब स्पष्टता। तो ये सब सिनोनिम का सेंस आ गया, ये एक एंटोनिम का। तो ये पॉजिटिव, इवन तो यदि आप नहीं भी मीनिंग जानते तो भी आप इसका ये कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप 1 नंबर लगा के निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ को हम लोग समझ के आगे बढ़ेंगे। तो सिनोनिम एंटोनिम में सबसे अच्छा तो चीज़ है कि आपको यदि वर्ड्स का सेंस है तो आप एग्जैक्ट मार के निकल सकेंगे। समटाइम्स आपका पॉजिटिव नेगेटिव सेंस ये तरीके से भी हम लोग लेके आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 9th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मिक्स्ड क्वेश्चन रहता है SSC CHSL का। तो इसमें आपको एक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की बात करता है कि एक पार्ट दिया हुआ है सेंटेंस का, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में इसको पास करना। तो ये पार्ट आपको फिक्स किया हुआ है, देयर आफ्टर PQR में कौन पहले आएगा कौन के बाद में। तो अगेन इसमें आता है SVO की बात। आखिर कोई भी सेंटेंस कंस्ट्रक्ट या करेक्ट सेंस या कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, उसका सब्जेक्ट होनी चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसमें आप कहेंगे कि ऑल द साउंड रीजन्स। अब है क्या कि यदि ऑल द साउंड रीजन्स यदि आप इसको सब्जेक्ट मानते हैं द साउंड रीजन्स को, तो इसका वर्ब कहाँ पे है, कब लगेगा, क्या है नहीं है। तो इस तरीके से इसका मतलब है कि रीजन्स आप ऑल द साउंड रीजन्स एवर गिवन फॉर कंजर्विंग, ये में भी हो सकता है। जो क्योंकि रीजन हम लोग देते हैं तो इस गिवन इसका सेंस आ सकता है। ऑल द साउंड रीजन्स टू द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इस तरीके से हम लोग इसका सब्जेक्ट इस तरीके से हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ऑल द साउंड रीजन्स अदर नेचुरल रिसोर्सेस अप्लाई। एक्चुअल में इसमें वर्ब कौन सा है, एक गिवन। द गिवन तो यहाँ पे कोई वर्ब डायरेक्ट V3 आप नहीं दे सकते, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए होगा। एक्चुअल वर्ड है आपका अप्लाई वर्ब। तो कहता है ऑल द साउंड रीजन्स एवर गिवन। तो आप P नंबर को यदि आप लेते हैं तो P नंबर कौन कौन है, P ये है और ये है। तो अब PRQ और PQR एवर गिवन फॉर कंजर्विंग। क्या कंजर्विंग, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे, क्योंकि कंजर्विंग की बात कर रहा है तो कंजर्व किसको किया जा सकता है, नेचुरल रिसोर्सेज को। तो इसका मतलब P के बाद R आना चाहिए। तो एवर कंजर्व P के बाद R आ रहा है, आप P के बाद R आपको कहीं पे और नहीं दिख रहा है, तो आप ऐसे भी मार सकते हैं। तो यदि सेंस लगाए ऑल द गिवन रीजन्स एवर गिवन फॉर कंजर्विंग अदर नेचुरल, अप्लाई टू, अप्लाई के साथ टू भी लगता है टर्म, तो ये आपका PRQ आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 1 नंबर इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये कभी ऑप्शन से भी हम लोग देख सकते हैं क्या एकदम फिक्स हो सकता है नहीं हो सकता है। तो टर्म को भी सीखना, इसको कहते हैं कीवर्ड्स। कंजर्विंग, तो क्या कंजर्विंग, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व, ये पहले आएगा तो ये आएगा, या पहले नेचुरल रिसोर्सेज फिर कंजर्विंग की बात है। टू द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स लगता है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें आता है, इसमें कह रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए, ये आपको एक्टिव में दिया हुआ एक पार्ट, इस चारों में से उसका पैसिव को।
एक्टिव पैसिव का या नरेशन का बहुत आसान क्वेश्चन रहता है। इसके क्लास को आप देखेंगे, मेरे क्लास को, उसमें भी डिटेल्स इसका बात करूँगा। तो इसमें आप देखेंगे क्या कि कुछ नहीं करना है। ज़्यादातर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन में थोड़ा सा समझ आना चाहिए कि यदि कोई विल रहता है, यानी फ्यूचर सिंपल, विल के बाद V1 है, तो फ्यूचर सिंपल की यदि बात करता है तो उसका स्ट्रक्चर ब्रेक करते हैं तो उसमें क्या वर्ब का क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो, उसका चेंजेस क्या आता है। विल में विल बी हो जाता है। अब आप देखें विल बी कहाँ है इसमें, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक में है। इसको आंसर देके निकल जाए, कुछ नहीं रहता है एक्टिव पैसिव में। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई भी टेंस का, कोई भी वर्ड का किस में कन्वर्ट होता है, खास करके मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब की बात यदि हो तो यहाँ पे कोई भी फ्यूचर सिंपल का यदि हम लोग कन्वर्ट करते हैं पैसिव में तो विल का विल भी होता है, सैल का सैल भी होगा। इसका मतलब विल भी, अब यहाँ देखिए वुड भी है, कहीं पे विल है तो भी नहीं है, इज कहीं पर टेंस लगा दे, इसका मतलब ये आंसर लिख। बहुत ही आसान होता है, इसके लिए ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। तो इसका आंसर आप 3 नंबर आप करके निकल सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात, डायरेक्ट स्पीच नहीं या नरेशन की बात। नरेशन भी बहुत आसान होता है, सीधा याद रखना है। नरेशन का सेंस होता है सभी सेंटेंस को पास्ट में कन्वर्ट कर देना। 90% चीज़ का यही होता है, क्योंकि आप पास्ट की बात को नरेशन का क्या है, कोई कोई आदमी अपने मुंह से कोई चीज़ नरेट करता है और उसको आप बाद में इलेबोरेट करके बताते हैं उसने क्या क्या। तो यानी कि जब आप एग्जिस्टिंग टाइम में आप बताते हैं तो वो पास्ट की बात होगा। इसका मतलब हर एक सेंटेंस को मोर और लेस पास्ट में कन्वर्ट करना सीखना। यदि प्रेजेंट का कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसका करस्पॉन्डिंगली पास्ट में कन्वर्ट होगा। फ्यूचर का कोई भी स्ट्रक्चर है उसका करस्पॉन्डिंगली पास्ट में कन्वर्ट होगा। हाँ, पास्ट का पास्ट सिंपल फिर परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होगा। इतना सा एक नरेशन का रहता है। फिर कुछ टर्म रहते हैं, तो इसलिए नरेशन की क्लास भी मेरा इंग्लिश का होगा, उसमें भी आप देखेंगे किस तरीके से उसको सॉल्व है। तो इसमें क्या है कि मनीषा सेठ, ये पास्ट की बात कर रहा है, यानी पास्ट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब इसको हमको पास्ट में कन्वर्ट कर देना। अब पास्ट में कन्वर्ट करने का मतलब ये किस स्ट्रक्चर में, प्रेजेंट सिंपल सब्जेक्ट के बाद V1 लगा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद V1 कौन से स्ट्रक्चर में लगता है, फिर प्रेजेंट सिंपल को यदि हम कन्वर्ट करेंगे पास्ट में तो पास्ट सिंपल में, पास्ट सिंपल का क्या हो जाएगा, हम पर नो का पास्ट यानी V2 न्यू। अब आप देखेंगे न्यू किसमें किसमें है, इसमें नोज है, ये गलत हो गया, ये न्यू है, ये न्यू, यहाँ नोज है, ये गलत हो गया। अब आप देखेंगे क्या चेंजेस है, क्या अंतर है दोनों में। मनीषा सेड दैट और मनीषा सेज, यहाँ पे क्या मनीषा सेड लिखा हुआ है तो सेड ही होना चाहिए, यहाँ सेज कहाँ से आ गया। जब ये पास्ट की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट कहाँ से है, इसका मतलब ये आंसर मार्क निकल सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर इसका आंसर हो सकता है। बहुत आसान होता है इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आपको मैं बताऊंगा कि एक्टिव पैसिव या नरेशन ये सब बहुत आसान है, तो इसको लेके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब देखते हैं इसमें क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपका देख रहे हैं कि ये स्पेलिंग टेस्ट है। तो स्पेलिंग टेस्ट में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो खासकर डबल टी, डबल ई, डबल एम, डबल ओ, इस टाइप का वर्ड सब मिले, डबल आई, ये सब टाइप के वर्ड्स को जरूर डे टू डे लाइफ में देखते चले जाना, क्योंकि इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इस तरीके से याद करोगे तो ये चीज़ होगा। तो उसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप द मोर यू सी द वर्ड द बेटर यू हैव अ सेंस ऑफ स्पेलिंग। तो इसमें आपका कुछ वर्ड है जो एक थोड़ा प्रोनाउंसिएशन वर्ड बाय वर्ड करने से कुछ कुछ एब्सर्ड लगता है, तो उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन 2 और 3 ऑप्शन में आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा जब तक आप उसका एग्जैक्ट सेंस नहीं आए। जैसे कि 1 नंबर ने कॉमेडी, ये कोई सेंस नहीं बनता, तो ये तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब एक कमिटी का क्या क्या अंतर है, किसी में डबल एम है, किसी में डबल टी है, किसी में डबल ई है, किसी में एक एम है, किसी में, इस टाइप के वर्ड्स में कन्फ्यूजन होता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप कमिट कर सकते हैं। जैसे कमिटमेंट वर्ड हुआ, कमिट वर्ड हुआ, ये सब टाइप के वर्ड, रिकमेंडेशन की बात आती है, ये सब वर्ड ज़्यादातर घुमा फिरा के यही सब वर्ड आते रहते हैं। तो आप इसमें कमिटी में होता है कमी, मी डबल एम का सेंस आता है, टी टी पे ज़्यादा जोर लाता है, इसलिए डबल टी डबल ई की बात आती है। 2 नंबर आप ऑप्शन में इसका 2 नंबर ऑप्शन मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। ये क्या है, एक तरीके से कॉमन एरर है, आपके एक वर्ड्स दे दिए हैं, ये वर्ड्स आपको कौन सा फिट करेगा इसमें। तो वी सैट ऑन द फ्लोर
टू सीड। फिर अगेन एसवीओ की बात आती है और ये इसका एप्लीकेशन वर्ड, यदि कोई वर्ड की बात कर रहा है खासकर ये वर्ब की, इसका मतलब वो टेंस के का एप्लीकेशन खोजेगा क्योंकि ऑप्शन में भी आपको टेंस। तो एसवीओ को देखेंगे किस समय की बात कर रहा है वो सेंटेंस, उसके दिमाग लगाएंगे तो आप बना सकते हैं। कहता है वी सैट ऑन द फ्लोर, सैट जैसे V2 आया सब्जेक्ट वर्ब V2, इसका मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसका मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। वी सैट ऑन द फ्लोर टू ईट डिनर एंड ही, फिर ये अप्रिसिएट किस जगह पे क्या होगा, इसका मतलब ये भी सब्जेक्ट है। अब ये वर्ब होना चाहिए, अब ये कौन सा वर्ब होना चाहिए ध्यान रखना है, द फ्रेश फूड माई मदर सर्व्ड। ये पूरा सेंटेंस पास्ट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब पास्ट वाला वर्ड हम लोग लेंगे, ये तो विल एलिमिनेट हो जाएगा। ये अप्रिसिएट V1 है तो ही के बाद V1 लगता भी नहीं है, ही के बाद यदि प्रेजेंट भी लेंगे तो V5 लगेगा। आप देखिए अप्रिसिएट है, इसका नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं कर सकते, ये भी गया। अब हैड अप्रिसिएटेड या अप्रिसिएटेड, यानी कि ये V2 पास्ट सिंपल की बात कर रही है, पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो आप कॉमन सेंस लगाएं तो पास्ट परफेक्ट का यदि कंसेप्ट पता हो, पास्ट सिंपल का कंसेप्ट पता हो तो क्लियरली आप मार्क्स, क्योंकि एक साइमल्टेनियस वर्ड की बात कर रहे हैं कि जब वो बैठा था तो उसी में अप्रिसिएट किया फ्रेश फूड जो कि उसकी मदर ने सर्व किया। तो ये हैड तब लगाते हैं पास्ट परफेक्ट जब कोई भी एक्शन आगे पीछे की बात होती है। तो यस, तो साइमल्टेनियस वर्ड की बात है तो इसमें आप अप्रिसिएट से 2 नंबर लगा सकते हैं। मेरी टेंस की क्लास में भी आप देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को टेंस जो बचपन से पढ़ता है लेकिन स्टिल उसमें उसको कन्फ्यूजन रहता है, वो भी सॉल्व नहीं कर पाता, तो आप 2 नंबर इसको मार के निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर अगेन वही वी सैट, ये पास्ट की बात करें, देयर डैश द व्यू। अब इसमें थोड़ा सा अप्लाई करें, थोड़ा सेंस को अप्लाई करें। हम लोग बैठे थे वहाँ पे, द व्यू, इंजॉइंग द व्यू या इंजॉयड द व्यू, या ये आप कोई बैठे हुए हैं तो क्या कर, कुछ करते रहते हैं। सैट, सैट मतलब वो बैठा हुआ था, उसी तरह साइमल्टेनियस वर्क क्या हो रहा था कि आप कोई व्यू को देख रहे थे, उसको इंजॉय कर रहे थे, तो वो कंटिन्यूअस का सेंस दे रहा है। जैसे कि आप पिक्चर भी देखने के लिए बैठे हुए, ही सैट वॉचिंग द टेलीविजन या वॉच द टेलीविजन, देख लिया, तो अब आप समझिए कि जब आप बैठे तो उसी समय कुछ हो रहा होगा। तो ये कंटिन्यूअस का सेंस, कंटिन्यूअस वाले वर्ड यही है, क्योंकि ये इंजॉयज, ये तो पास्ट प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा है, क्योंकि ये पास्ट की बात है, ये तो इसी तरह हो जाएगा। V1 ये प्रेजेंट की बात कर रहा है लेकिन पास्ट की बात है, तो पास्ट में कंटिन्यूटी आ सकती है लेकिन प्रेजेंट का वर्ड नहीं ला सकते हम लोग, क्योंकि पास्ट में V4 वाला आता है। ये हो सकता है इंजॉय, यदि इंजॉयड हो गया तो यानी कि आप जब बैठे वी सैट और इंजॉयड कर लिए थे या कर रहे थे का सेंस हो रहा, तो इसमें इंजॉइंग आप कॉमन सेंस से बहुत सारे चीज़ें जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे उस समय के क्या हो रहा था। आई सॉ हिम रन या आई सॉ हिम रनिंग, उनको मैं दौड़ते हुए देखा, तो उसी तरीके से इंजॉय करते हुए वो बैठे हुए थे। तो इस तरीके से हम लोग 2 नंबर आंसर लगा के निकल सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें भी कह रहा है कि ये भी एक सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की बात करें, द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ लेबल्ड सेंटेंस आउट ऑफ विच सेलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर द लॉजिकल। अब लाइफ इज नेवर मेंट टू, अब इमेजिन करें नेवर मेंट टू कंट्री लाइक इंडिया, बी इजी स्पेशली इफ यू लिव इन अ डेवलपिंग। अब कॉमन सेंस लगाइए कि ये डेवलपिंग कहाँ पे यूज करते हैं, डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं हम लोग, तो डेवलपिंग के बाद ये टर्म आना चाहिए, यानी कि सी के बाद ये आना चाहिए, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं। और टू के बाद आप वर्ब यदि लगाएंगे टू बी भी सेंस आता है, टू लिव भी हो सकता है, लेकिन यदि लाइफ इज नेवर मेंट टू लिव इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, अब बी इजी स्पेशली नहीं सेंस आता है, डेवलपिंग और कंट्री तो आना ही आना है। तो सी और ए किस में है, किसी में नहीं है, आप सिर्फ 3rd नंबर में आप निकाल सकते हो। तो एक थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करके कि यदि हम लोग नहीं भी एग्जैक्ट जानते हैं तो कौन सा टर्म, इसको कहते हैं कि कीवर्ड्स, ये सब कीवर्ड्स इसके साथ आएगा ही है, सेंस भी बनता है। और आप देख सकते हो लाइफ इज नेवर मेंट टू बी इजी, कहते हैं लाइफ कभी भी इजी नहीं होता है, स्पेशली इफ यू लिव, अच्छा यू लिव इन अ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। और नहीं तो यदि बहुत डिफिकल्ट यदि आ जाता हो तो आप जितने भी ऑप्शन है इस ऑप्शन के साथ पढ़ें। अब जैसे बी नंबर हम लोग लेते हैं, लाइफ इज नेवर मेंट टू बी इजी, ठीक है, स्पेशली इफ यू कंट्री लाइक इंडिया,
अगर तुम कंट्री कैसा सेंस आता है, बी के बाद ये आ सकता है, नहीं आ सकता, तो ये एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप ए सी भी पढ़ के आगे बढ़ सकते हो। तो हम लोग का लाइफ इज नेवर टू बी द, तो बी सी ए आपका थर्ड नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, बी सी ए थर्ड। तो ये आपके 15 क्वेश्चंस है और ये एस एस सी एच एस एल का पार्ट 1 है। पार्ट टू नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रेस्ट क्वेश्चंस को आप पार्ट 2 में देखें और वहाँ से सीखने की कोशिश करें। तो इसके साथ ही क्लास को ओवर करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन्स को दबाएं और नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको करना पड़ेगा। और आपको इसी तरीके से हर एक एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए सबके एनालिसिस आपको मिलेंगे। एट द सेम टाइम उसके बाद में कंटेंट भी पार्ट वाइज है, चैप्टर वाइज, सेगमेंट वाइज प्रोवाइड करता चला जाऊंगा। वो किस तरीके से होगा वो आगे के क्लासेस में, आगे के वीडियो में आपको मिलेंगे। और इस तरीके से आप कुछ ही एनालिसिस के वीडियोस मेरे देखेंगे, आपको कुछ दिन के बाद यू विल गेट ट्रेमेंडस कॉन्फिडेंस टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश। सो इस तरीके से अब मैं क्लास को ओवर करता हूँ। थैंक यू।